हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम जनगणना की बातें करेंगे। तो बेटे, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और जो हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आए हैं वो जनगणना की। हर एग्जाम में से उसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले नेक्स्ट जितने भी एग्जाम हैं उनमें से जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। तो हम जनगणना की बातें करेंगे और जनगणना की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, पूरी की पूरी बातें बताने वाले हैं। तो जनगणना से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जनगणना की बातें करें तो जनगणना में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वहां से हम बातें करें, शुरुआत ही करें। देखिए, जो जनगणना होती क्या है ना। यहाँ जो जनगणना का अर्थ होता है व्यक्तियों की, जिस देश में है ना, जितना क्षेत्रफल है उसमें निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, जिस देश में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, है ना, वो क्या कहलाती है, जनगणना। और उसमें जनगणना का मतलब होता है कि वो निवास करने वाले व्यक्तियों का मतलब होता है जिनके पास नागरिकता हो। तो यहाँ हम जनगणना की बात, हमारे देश में जितने व्यक्ति हैं उनकी जो गणना की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जनगणना के रूप में जानते हैं। अब दूसरा जो बात आती है कि सबसे पहले हम अगर बातें करें, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी उसे यूनान में, शुरुआत में यूनान में से कहते थे कैडेस्ट्रल। कैडेस्ट्रल, ठीक है, क्या बोला जाता था, कैडेस्ट्रल बोला जाता था, है ना। यूनान में, जो यूनान हुआ करता था, यूनान एक देश था, है ना, उसमें सबसे पहले हम जनगणना का नाम दिया जाता था, कैडेस्ट्रल किया जाता था, उसे कैडेस्ट्रल कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट में हम बातें करें उसमें जो आ जाता है उसमें कि जैसे यूनान की बातें करें या उसके बाद में एक और आ जाता है यूनान के बाद में, जैसे हम अगर भारत की बातें करें, है ना, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत होती है भारत में, है ना, भारत में जनगणना जनगणना तो पहली बार भारत में जो जनगणना की बात आती है वो किसमें आता है, अकबर का एक कवि था अकबर, है ना, और उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था उसका? अबुल, सॉरी, अबुल अबुल फजल, ठीक है, फजल, अबुल फजल था। उसकी पुस्तक थी आयने आयने अकबरी, अकबरी, ठीक है। तो याद रखेंगे, भारत में जो जनगणना की जो साक्ष्य मिलते हैं, शुरुआती जो चरण मिलता है वो अकबर का क्या था, दरबारी कवि था, कवि, है ना। बात यहाँ बातें करते हैं, और जो अबुल फजल था उसकी एक पुस्तक थी आयने अकबरी। उसमें पहली बार किसका उल्लेख मिलता है, कुछ उल्लेख मिलता है, किसका, जनगणना का उल्लेख मिलता है। पहली बार कुछ उल्लेख मिलता है, इसमें पहली बार कुछ कहा गया है ना, जनगणना के बारे में बताया गया है। लेकिन हमें अगर बातें करें, यहाँ कुछ कहा गया लेकिन सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम, है ना, जो जनगणना के बारे में सर्वप्रथम जो जनगणना को लागू करने वाला, सर्वप्रथम जो जनगणना को अपनाने वाला जो देश था वो था स्वीडन था, है ना। कौन सा देश था? स्वीडन, ठीक है। याद रखेंगे, सर्वप्रथम जो जनगणना को अपनाने वाला देश था वो स्वीडन था। कब अपनाया थे इसने? 1749 ईस्वी में, ठीक है। याद रखेंगे कब। तो दो बातें याद रखेंगे, पहले जो जनगणना को यूनान कहे या रोम कहे एक ही बात है, ठीक है। क्या कहे, रोम कहे या यूनान कहे, इसमें क्या कहा जाता था, कैडेस्ट्रल कहा जाता था जनगणना को। भारत में जो जनगणना के बारे में कुछ जो तत्व मिलते हैं वो अकबर के काल में जो नवरत्न हुआ करते थे उनमें से एक अबुल फजल था। उसकी एक किताब थी, पुस्तक थी, है ना, उसका नाम था आयन अकबरी। और उसमें क्या कहा गया है, इस जनगणना के बारे में कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो अपनाने वाला देश था स्वीडन, 1749 में इन्होंने। लेकिन अब बात करें स्थायी तौर पर, है ना, स्थायी तौर पर, है ना, जनगणना को अपनाने वाला, जनगणना जनगणना की शुरुआत करने वाला, शुरुआत करने वाला जो देश था वो था यूएसए, है ना। अमेरिका की बात करें, है ना, यूएसए या अमेरिका की बात करें, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, अमेरिका। ये सबसे पहले अपनाने वाला देश था। इसमें सबसे पहले 1790 में जनगणना की शुरुआत की थी, स्थायी तौर की बात है ना। तो स्थायी तौर पर जनगणना की जो शुरुआत करने वाला था अमेरिका था। उन्होंने 1790 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन, है ना, तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो अपनाने वाला था, ब्रिटेन ने 1800 1800 1800 और 1801 में, है ना, जनगणना की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में जो जनगणना की शुरुआत होती है वो 1800 1801 में शुरुआत होती है।
है ना। जनगणना की जो शुरुआत हुई ब्रिटेन में कब, 1801 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बातें करें 1801 में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक बात होती है, शुरुआती जो चरण होता है नेक्स्ट में, कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है ना। तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, वैसे वास्तव में एक जिला था, है ना। क्या था, एक जिला, है ना, जिले, जिला, जिला था, जिले वार जो जनगणना की शुरुआत हुई, जिलावार, है ना, यहाँ लिख सकते हैं जिलावार जनगणना, जनगणना की शुरुआत हुई थी जिलावार। और जो जिलावार जनगणना की शुरुआत हुई थी, उस जिलावार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इलाहाबाद हुआ था, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद में 1824 में शुरुआत हुई। और उसके बाद था बनारस, है ना, बनारस, उसमें हुई थी 1827-28 में हुई थी, है ना। लेकिन ये पूर्ण नहीं थी, अपूर्ण थी, है ना, ऐसे भी लिख लेते हैं अपूर्ण। ठीक है, कैसी जनगणना थी, अपूर्ण थी। जिलेवार एक जिले की जनगणना करवाई गई थी, और वो जिले की जो जनगणना करवाई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, जेम्स प्रिपेंस के द्वारा, प्रिपेंस के द्वारा, ये भी याद रखेंगे, है ना। भारत में जो जिलेवार जो जनगणना की शुरुआत करवाने वाला था, वो करवाई गई किसके द्वारा, जेम्स प्रिपेंस के द्वारा, इलाहाबाद में 1824 में, बनारस में 1827-28 में। लेकिन हुआ क्या था, ये अपूर्ण पूर्ण नहीं हो पाई थी। ये भी बात मोस्टली आप रखेंगे, याद रखेंगे। जिलावार जनगणना की शुरुआत भारत में पहली बार जो शुरुआत होती है वो इलाहाबाद में 1824 और बनारस में जेम्स प्रिपेंस के द्वारा शुरू की गई, लेकिन वो अपूर्ण थी, है ना, अपूर्ण थी, पूर्ण रूप से नहीं थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये बात क्या याद रखेंगे, ये पूर्णतः नहीं थी। लेकिन हम एक और बातें याद करें, जैसे आता है, ऐसे आता है जैसे उसमें ढाका, है ना, एक ढाका हुआ था, है ना। और ढाका में जो जनगणना स्थायी रूप से जो जनगणना की शुरुआत होती है ढाका शहर में होती है, और वो एक जिला था, है ना, या शहर की बातें करें हम या जिले की बातें करें, तो इसमें जो शुरुआत हुई थी वो 1830 में हुई थी, है ना। ढाका शहर की पहली बार भारत में किसी शहर की पूर्ण रूप से जनगणना करवाई गई थी, वो 1830 में करवाई थी, हेनरी हेनरी वाल्टन के द्वारा, हेनरी वाल्टन के द्वारा। ठीक है, ये बात याद रखें, ये मोस्टली आपसे याद रखना है। कहने के लिए क्वेश्चन एक बनता है कि जिलावार जनगणना की शुरुआत जेम्स प्रिपेंस के द्वारा की गई, लेकिन ये अपूर्ण थी, ये पूर्ण नहीं हो पाई थी, इनकी जनगणना पूर्ण नहीं हुई थी, न इलाहाबाद की न बनारस की हुई थी। ठीक है, लेकिन ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है ये वर्तमान में, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में, है ना, किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है ना, बांग्लादेश की, अब वर्तमान में है। लेकिन पहले भारत का ऐसा हुआ करता था, हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों के आधिपत्य में था, और अंग्रेजों की जब आधिपत्य में था तो यहाँ उसी उन्होंने अंग्रेजों ने उनमें एक हेनरी वाल्टन नाम का व्यक्ति ने 1830 में ढाका की ये क्या करवाई थी, पूर्ण रूप से पूर्ण पूर्ण क्या करवाई थी, जनगणना करवाई थी, जनगणना करवाई थी। ये बात याद रखेंगे, मोस्टली याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है भारत में पूर्ण जिले की जनगणना करवाने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी वाल्टन। कब, 1830 में, किस जिले की कराई गई थी, किस शहर की कराई गई थी, 1830 में ढाका शहर की कराई गई थी। ठीक है, ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये वाली बात है, आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करें देखिए, नेक्स्ट हम बातें करें, देखिए भारत में जो जनगणना शुरुआत होती है वो जनगणना जनगणना, है ना, वास्तव में जो जनगणना की शुरुआत होती है वो 1872 में होती है। ठीक है, याद रखेंगे 1872 में, वास्तव में जो जनगणना है ना वो 1872 में हुई थी। और यहाँ वो कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, 1872 में गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता होगा, उसका नाम था लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये याद रखेंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय भी आ जाता है उसमें, तो आप डिसबैलेंस नहीं होता, जब भी ये वायसराय हो गया था, है ना, 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में नाम बदल के क्या हो गया था उनका, गवर्नर जनरल के बाद में वायसराय। तो कुछ मानक तत्वों के आधार पर अलग अलग थे, कुछ गवर्नर जनरल भी बोला जाता था, कुछ को वायसराय भी बोला जाता था, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ना होनी चाहिए, है ना। तो जो जनगणना की जो शुरुआत होती है 1872 में,
गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो था, या वायसराय भी बोल देते हैं, ठीक है, वायसराय कौन था। लेकिन यहाँ हम दूसरी बात करें स्थायी रूप से, स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से जो जनगणना, जनगणना, स्थायी रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 1882 ईस्वी में हुई, ठीक है, सॉरी 81 में, 1881 में होती है स्थायी रूप से, है ना, जनगणना की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है, 1881 से। और वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन, रिपन, ठीक है। बात याद रखेंगे इतना, है ना, पहले आता है कि भारत में जनगणना जो 1872 में हुई थी, लेकिन ये अस्थाई थी, ऐसे भी याद रखेंगे, ये कैसी थी, अस्थाई, ये अस्थाई थी, है ना, और ये कैसी थी, स्थाई थी। अब यहाँ से लगातार, तो जो भारत में जो जनगणना की जो व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो कैसी थी, 10 वर्षीय, या इसे हम 10 साला भी बोल देते हैं, ठीक है, कैसी बोल देते हैं, 10 साला, 10 साला या 10 वर्षीय, ऐसे भी आ जाता है। भारत में जो जनगणना है वो 10 साला या दशकीय भी ऐसे भी आ जाता है, दशकीय जनगणना, दशकीय, है ना। तो दशकीय का मतलब क्या है, समझदार दशकीय का मतलब होता है जैसे हम प्रति 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 10 वर्ष में जनगणना, प्रति 10 वर्ष में, 10 वर्ष में जनगणना मतलब काउंटिंग करना, है ना, देश की, देश में जो व्यक्तियों की काउंटिंग करना, गणना करना प्रति 10 में। जैसे हम अगर बातें करें, जैसे हम बातें करें 1901 में हुई थी, है ना, तो उसके 10 वर्ष बाद में कब होगी, 1911 में, फिर 10 वर्ष बाद क्या होगी, 1921 में होगी, ऐसे जनगणना हुई थी। तो 10-10 वर्ष का गैप से ही ये जनगणना होती है, ठीक है। ये जनगणना कब से ऐसे होती है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। आप याद रखेंगे। लेकिन जब जनगणना हुई थी तो इसके डब्ल्यूसी जो भी हुए थे इसके, है ना, हम इसकी बातें करें जो स्थायी रूप से, तो इसके थे डब्ल्यू सी प्लोडेन, प्लोडेन, ठीक है, प्लोडेन, ये नाम याद रखेंगे ना। जनगणना आयुक्त थे, है ना, क्या नाम थे, जनगणना आयुक्त, क्या नाम थे, प्लोडेन थे, जनगणना आयुक्त, डब्ल्यूसी प्लोडेन, ऐसे भी याद रखेंगे, है ना। एक भी बनता है, जैसे हम बार बार एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में स्थायी रूप से जनगणना हुई थी, भारत में स्थायी रूप से जनगणना हुई थी, उस स्थायी रूप से जनगणना के आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उस जनगणना आयुक्त का नाम था डब्ल्यूसी प्लोडेन थे, ठीक है, प्लोडेन याद रखेंगे, प्लोडेन, है ना। 1881 में हुई थी, उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे, है ना। और ये उस समय से फिर लगातार 10 वर्षीय जनगणना, दशकीय जनगणना लगातार भारत में प्रसारित हो रही है, लगातार जारी है, जारी अवस्था में, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए, समझ में जहां भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में हमें आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमें सीधे सीधे हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें पक्का है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए यहाँ से जनगणना की जो शुरुआत हो जाती है ना। अब शुरुआत हुई, तो शुरुआत होने के बाद में हमारा, देखिए, किसी के बंधन में था, किसी के अनुबंध में था, है ना, कोई देश हम पर राज्य करता था, शासन करता था, लेकिन हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद में स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो याद रखेंगे कब हुई थी, तो ये भी याद रखना है, पहली हुई थी, कौन सी थी, आप याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। हमारे स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है, पहली। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, बार बार पूछता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। और देखो कुल जो जनगणना हुई है ना, कुल जो जनगणना हुई है, कुल कुल जनगणना, है ना, ये भी याद रखना है, कुल जो जनगणना हुई है अब तक 15 हो चुकी है, ठीक है, 15 जनगणना हो चुकी है, अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। और उन 15 बार में से स्वतंत्र भारत में जो जनगणना हुई है वो 7 बार हुई है, ये भी आपको याद रखेंगे। देखिए, हम आप याद रख सकते हैं, टोटल जो आता है, तो भारत, स्वतंत्र भारत में कितने बार हुई है, 7 बार हुई है, और टोटल कितने बार हो चुकी है, 15 बार हो चुकी है। तो ये बातें आप मोस्टली याद रखेंगे। कुल जनगणना कितनी बार, 15 बार हुई है। अब स्वतंत्र भारत की कितनी बार हुई है, 7 बार हुई है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत की हम बात करें, उसके बाद में जो 2011 की जनगणना हुई थी, है ना, 2011 की जो जनगणना हुई थी
वो जनगणना के जनगणना आयुक्त का नाम था चंद्रमौली। डॉक्टर क्या नाम था? डॉक्टर चंद्रमौली। बस याद रखेंगे, क्या नाम था? डॉक्टर चंद्रमौली था। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त का नाम क्या था? चंद्रमौली था। ठीक है, जनगणना आयुक्त का नाम क्या था? चंद्रमौली था। दूसरी हम बातें करें, दूसरी हम बातें करें देखिए, जो यहाँ से पहले कुछ एक और आता है, जैसे हम अगर जनगणना हुई है तो चंद्रमौली के द्वारा, तो ये जनगणना कराता कौन है? तो ये जो प्रेषित करता है, जनगणना को प्रेषित करता है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा, है ना। प्रेषित किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। एक आता है इसका जो जनगणना आयुक्त के द्वारा जैसे प्रेषित किया जाता है, इन्हें कार्यभार दिया जाता है, फिर बाद में प्रेषित कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। इतनी बातें आप मोस्टली याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद में जैसे हम अगर बातें करें, जो जनगणना है वो जनगणना आती किसमें है? तो देखिए, अनुसूची 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 आपने पढ़ी होगी। हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। उसमें 7वीं अनुसूची में आती है ना, 7वीं अनुसूची। अनुसूची 7वीं में आता है, और 7वीं अनुसूची में जो विषय आता है वो संघ सूची के अंतर्गत आती है। संघ सूची, है ना। ये भी याद रखना है कि जो जनगणना आती है वो किसमें आती है? 7वीं अनुसूची में आती है, और संघ सूची का विषय है। अब तो संघ सूची का विषय है तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संघ सूची के विषय के साथ साथ में ये जो जनगणना है वो आर्टिकल, अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद कौन से में आती है? अनुच्छेद। तो ये भी याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है। तो 346 में, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 346 आता है। ठीक है, सॉरी 346 नहीं, सॉरी, इसमें 246, सॉरी, है ना। चलिए मान लेते हैं जो हमारी अनुसूची है वो 7वीं है। संघ सूची, है ना, संघ सूची का विषय है, और अनुच्छेद 246 में आता है, अनुच्छेद 246 में। और ये किसके अधीन आता है? केंद्र के, केंद्र के ही अधीन आएगा। देखिए, केंद्र का मतलब क्या है? यहाँ संघ है ना। तो संघ सूची, संघ का मतलब ही तो केंद्र है। तो इस पर जितने भी कानून बनाएगा, जिसे भी कानून बनाने का अधिकार है वो संघ सरकार का है, केंद्र सरकार का है। सिंपल सी बात है। तो संघ सूची में आएगा, संघ सूची इस पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, तो संघ को ही तो केंद्र करते हैं। तो अनुच्छेद 246 में क्या है? यहाँ अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। किसका? जनगणना का विवरण दिया गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करें। देखिए, यहाँ से यहाँ की बात में जैसे हम अगर बातें करें तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। जनगणना के लिए पहला अधिनियम स्वतंत्र भारत का, है ना। जनगणना जनगणना के लिए स्वतंत्र भारत का प्रथम अधिनियम, है ना, प्रथम प्रथम अधिनियम बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, प्रथम अधिनियम बनाया गया था स्वतंत्र भारत का, है ना। या ऐसे भी आता है जैसे इससे पहले अधिनियम बनते थे तो पहले स्वतंत्र नहीं थे, है ना, स्वतंत्र नहीं थे। अब स्वतंत्र भारत जब हम आजाद हुए, और आजाद होने के बाद में जनगणना के लिए प्रथम अधिनियम बनाया गया था। वो पहला अधिनियम कब बनाया गया? 1948। ये मोस्ट याद रखना, है ना। पहला जो अधिनियम बनाया गया था 1948 में, स्वतंत्र भारत का जनगणना का पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। ठीक है, यहां तक याद रखेंगे। ठीक है, 1948 मोस्ट डेट है आपकी, मोस्ट पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है। ठीक है, इसके बाद में हम बातें करें, इसके जो शीर्ष जो अधिकारी होते हैं, है ना, जनगणना के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जल्दी से। शीर्ष शीर्ष अधिकारी, है ना, जनगणना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो कौन कौन शीर्ष अधिकारी होते हैं? जनगणना के शीर्ष अधिकारी की बात करें तो शीर्ष अधिकारी का नाम होता है शीर्ष अधिकारी, शीर्ष अधिकारी। ठीक है, तो एक होता है शीर्ष अधिकारी में हम अगर बात करें, शीर्ष अधिकारी में हम बात करें तो एक होता है उसमें महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार। ठीक है, महारजिस्ट्रार, और एक होता है जनगणना आयुक्त, आयुक्त। ठीक है, जनगणना आयुक्त, यही होते हैं। इन दोनों की हम बातें करें। शीर्ष जो अधिकारी होते हैं जनगणना के, किसके अधिकारी होते हैं? जनगणना के। ठीक है, जनगणना के वो शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं? एक महारजिस्ट्रार होता है, महारजिस्ट्रार, है ना, और दूसरा कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। और जनगणना अभी हमने अभी बताया था कि हमारे जो जनगणना आयुक्त थे
है ना। हमारा जो 2011 की जनगणना आयुक्त थे कौन थे? डॉक्टर चंद्रमौली थे। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगर पूछ ले कभी आता है कि अभी जो नेक्स्ट जनगणना होनी है ना, कब होनी थी? 2021 में होनी थी, है ना। 2021 में जनगणना होनी थी। और वो 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी, है ना। तो उसका कारण क्या था? कि उसका कारण था जैसे कोविड का आ जाना, है ना। कोविड जैसी महामारी के कारण ये जनगणना अभी तक रुकी हुई है, अभी नहीं हो पाई है। तो 2021 के बाद में ये जो 2022 में, है ना, जनगणना के आयुक्त बनाए गए हैं, जनगणना गणना आयुक्त बनाए गए हैं, और उनका नाम है मृत्युंजय मृत्युंजय, है ना, कुमार, मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, नारायण नाम याद रखेंगे। पूछता है, बार बार आता है ना, कि अभी हमारी जो जनगणना है कौन सी वाली होने वाली है? वो 2022 वाली कौन सी? 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। ये भी बातें याद रखेंगे कि जनगणना 2022 में जो जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं, वो जनगणना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? मृत्युंजय कुमार नारायण बनाए गए हैं। 2011 की जनगणना के कौन थे? डॉक्टर चंद्रमौली थे। हमने उससे पहले भी बताया था कि उससे पहले हमारी जो आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, उन 1881 में जब जनगणना हुई थी, उसके आयुक्त के बारे में हमने बताया है। तो अभी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हमने कुछ बताया था समय पहले। ठीक है, तो यहाँ तक की कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए नेक्स्ट हम बातें करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद में हमारी सीधे सीधे एक टॉपिक पे लेते हैं। देखिए जनगणना की शुरुआत हुई, और जनगणना की शुरुआत में शुरुआत हुई, और शुरुआत में हम मानते हैं कि जैसे हमारी जो शुरुआत हुई थी, कब से हुई है? स्थायी रूप से कब से हुई है? 1881 से, है ना। उसके बाद में जनसंख्या का क्या हुई है? जनसंख्या जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि। लेकिन एक ऐसा वर्ष था जिसमें जनसंख्या ह्रास हुआ था। जनसंख्या क्या ह्रास हुआ था? जनसंख्या का ह्रास का ह्रास ह्रास या कमी के जो बोलते हैं ना, कमी होना, जनसंख्या का घटना। तो वो वर्ष था 1921 का। कौन सा वर्ष था? 1921 का वर्ष था। 1921 में क्या हुआ था कि जनसंख्या और जितने भी जनगणना हुई थी, चाहे हम 1881 से 91 की बात करें, 91 से 1901 की बात करें, 1901 से 1911 की बात करें, या 1911 से 21 की जो बात हुई थी, तो 1911 से 21 वाली जो बात हुई थी, तो 1921 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर न होकर क्या हुआ था? ह्रास हुआ था। ये मोस्टली याद है। क्या पहले सभी, अभी तक की जितनी भी जनगणना हुई है, सभी में जनसंख्या वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ जनसंख्या में ह्रास हुआ था, कमी हुई थी। क्या हुई थी? कमी हुई थी। और जनसंख्या कमी होने के कारण इसे 1921 वर्ष को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक विभाजक वर्ष कहा जाता है। या ये बात याद रखेंगे, महान विभाजक वर्ष, या इसे हम कह देते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, है ना। तो याद रखेंगे, जो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर की बात करें, है ना, तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोले या महान विभाजक वर्ष बोले, आप एक ही बात है याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो जनगणना थी, वो उसकी ह्रास हुआ था, उसकी कमी हुई थी, और कमी के कारण उस वर्ष को क्या कहते हैं? एक विभाजक वर्ष कहते हैं। इसके बाद में जनसंख्या में काफी फिर वृद्धि हुई थी, और वृद्धि के बाद में आप देख रहे हैं कि आज विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत शीर्ष पर आ गया है ना। शीर्ष पर आ गया है, तो वही जनसंख्या के मामले में कितने पर आ गया है? शीर्ष स्थिति पर उन्होंने अपना कब्जा जमाने में पूरा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से नेक्स्ट हम बातें करें। देखिए इसके बाद में जो जनगणना की बात होती है, तो हमारे भारत में जो वर्तमान में जनसंख्या है, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में जनसंख्या जनसंख्या किसकी बात कर रहे हैं? जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी? 15वीं जनगणना की बात कर रहे हैं। जो स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं है। इतनी तक याद रखो। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी, टोटल 15वीं थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, और उसकी वर्तमान जनसंख्या की हम बातें करें तो 121 करोड़ थी, है ना। पूरी हम बातें करें 1 करोड़ 21 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 87 हजार कुछ ऐसे ही
है ना। तो इतनी जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। अब 121 करोड़ जो जनसंख्या है ना, अब जनसंख्या के मामले में अभी तक हम इस जनगणना के आधार पर दूसरे नंबर पर थे, है ना। कौन सा नंबर था हमारा? दूसरा नंबर था, दूसरा, है ना, दूसरा नंबर था। इससे आगे कौन है? चीन है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में चीन। लेकिन अभी 2021-22 की जो जनगणना होगी और 21 में जो जनगणना का जो अभी निश्चित निकल के आएगा, तो उसमें भारत शीर्ष स्थान पर आ चुका है, तो जनसंख्या के मामले। अब यहीं से हमें नेक्स्ट हम बातें करें, तो यहाँ जो स्थितियां बदली हैं उनकी प्रक्रियाओं की बातें करें, तो यहाँ जो दशकीय वृद्धि दर है ना, वर्तमान में जो जनसंख्या 121 करोड़, दशकीय वृद्धि दर हुई है, दशकीय, है ना, दशकीय वृद्धि दर। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ जनगणना होगी, जनगणना में हम बात करें जनसंख्या, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या कितनी है आपकी? 121 करोड़। जनसंख्या कितनी भारत की? 121 करोड़ है। अब जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? जनगणना 2011, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है ना, तो ये हुई है 17.7%। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? ये कौन सी हमारी? दशकीय, ये भी याद रखेंगे, दशकीय, दशकीय वृद्धि की बात कर रहे हैं, है ना। कौन सी है? यहाँ जो जनसंख्या 121 करोड़ है, जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो 17.7। तो यहाँ से पहले हमारी जो 2001 से 2001 से और 11 की जो जनगणना थी, है ना, उसकी अपेक्षा कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। तो हमारी जो जनसंख्या थी उसमें लगभग कितनी? 18 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है यहाँ बढ़ी थी, तो 17.7% की दशकीय वृद्धि दर हुई है ना। और यहाँ नेक्स्ट बात करें वार्षिक, वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि की बात करें, तो वार्षिक जो वृद्धि हुई है 1.64% हुई है। ये भी याद रखेंगे, डाटा याद रखेंगे, मोस्टली आता है ना। भारत की जो जनगणना, जनगणना के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है, अभी देखिए, अभी जब तक आपकी नई जनगणना नहीं होती, उसके डाटा नहीं आते, तब तक यही आपकी काम करने वाली है। तो उसके लिए अभी ये 2 साल 1 साल इंतजार करना होगा, 1 साल 2 साल में आएगी, तब तक आपको ये डाटा कलेक्ट करने होंगे और आपको पढ़ना होगा। अब आप कहेंगे कि सर ज्यादा हो जाता है ऐसे, तो ये लगातार 10-10 15-15 मिनट की क्लास लीजिए, 20 मिनट की क्लास लेके उसे आप इस डाटा को सफिशिएंट कीजिए, पढ़िए, है ना। ये जो जितने भी डाटा है वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ वार्षिक वृद्धि जो हुई है वो 1.6% हुई है, और 10 की वृद्धि कितनी है? 17.7, 17.7% है, जनसंख्या इतनी है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आता है जैसे अगर हम यहाँ बात करें, जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? दादर नगर हवेली में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली में हुई है ना। और उसके बाद में किसमें हुई है? मेघालय में हुई है, मेघालय में, ठीक है। ये दो राज्यों को आप याद रखेंगे, है ना। दो राज्यों को क्या याद रखेंगे? जो दादर नगर हवेली है उसमें हुई है और इसमें हुई है। देखिए इसमें जो डाटा है 55.87%, 55.87% की वृद्धि हुई है, और यहाँ जो हुई है वो 27.27, है ना, लगभग 27.95, 27.95%। तो यहाँ कहने का मतलब है ये यूटी है, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, या किस राज्य में, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो दादर नगर हवेली है, 55.87% हुई है ना। और मेघालय क्या है? राज्य है आपका, उसमें अगर राज्य पूछता है तो 27.95% क्या हुई है? या वृद्धि हुई है।
ठीक है। तो राज्य पूछेगा तो मेघालय आएगा, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दादर नगर हवेली। दोनों को याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अगर ऐसे पूछता है, सबसे ज्यादा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो कौन सा है? दादर नगर हवेली है ना। वो केंद्र शासित यूटी बोला जाता है ना, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। 55.87% है। और राज्य में हुआ है, राज्य की स्पेशल पूछता है तो मेघालय है, 27.95% है। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। और देखो इसके बाद में अगर बात आती है, इसके बाद में बात आती है कि सबसे जो कम हुई है ना, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि हुई है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। सबसे कम यहाँ नागालैंड में देखिए माइनस में हुई थी, माइनस में चली गई थी, -4 भी आ जाता है, -0.4 है ना, -0.4 आता है। तो इतनी जनसंख्या क्या हुई थी? यहाँ घटी थी जनसंख्या, बढ़ी नहीं थी। जनसंख्या का क्या हुआ था? यहाँ घटा हुआ था, घटी थी। और उसके बाद में आता है कि लक्षद्वीप राज्य आता है, लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप में कितनी हुई थी? 6.30%। ये दो राज्यों के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य था वो नागालैंड था, माइनस हुआ था उसमें। जनसंख्या क्या हुई थी? माइनस हुई थी। हमने बताया था कि डिवाइडिंग ईयर है ना, वहां भी जनसंख्या का ह्रास हुआ था, लेकिन यहाँ राज्य में ह्रास हुआ है ना। राज्य में जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा क्या हुई है? घटी है, वो नागालैंड राज्य था। और जो बढ़ने वाला राज्य सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो दादर नगर हवेली था, 55.87% था, है ना। और अगर मेघालय राज्य की बात करें तो राज्य में 27.95% था। और अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, है ना, तो यहाँ नागालैंड -0.4% था, और जो लक्षद्वीप है वो 6.30% था। तो ये वृद्धि की बात होती है, यहाँ तक आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बातें आप मोस्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम बातें करें, ठीक है, नेक्स्ट बातें करें। देखिए यहाँ भारत की हम बातें करें, भारत की साक्षरता है ना, साक्षरता की बात करें, साक्षरता, भारत की साक्षरता। ठीक है, तो जो भारत की साक्षरता है वो साक्षरता है कितनी? 74.04%। ठीक है, 74.0 ऐसे भी आ जाता है, 74%। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एग्जाम में यही आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज्यादा, है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे जो पूछता है 74.04% साक्षर है भारत, है ना, साक्षरता की बात। अब ये एक बात आती है साक्षरता की, है ना, तो भारत साक्षर है, तो साक्षरता का मानक कैसे तय किया जाता है, ये भी बात आती है। साक्षरता का मानक, मानक कैसे तैयार किया जाता है? ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा जन्म लेता है और वो साक्षर हो गया, ऐसा नहीं होता। या कोई हाई स्कूल कर लेगा तभी साक्षर होगा, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? साक्षरता का मानक कैसे तैयार किया जाता है? जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले जो साक्षरता का मानक था 5 वर्ष, है ना, 5 वर्ष की अवस्था थी, है ना। 5 वर्ष की अवस्था के बाद में जितना जो भी बच्चा है वो पढ़ना लिखना बोलना कुछ सीख जाता था, वो साक्षर माना जाता था भारत में। क्या माना जाता था? कब तक की बात है ये बात है 1971 तक की है। कब तक की है? 5 वर्ष तक के मानक को कब तक माना गया है? 1971 तक माना गया है। ये बात है। ठीक है, कितना जो साक्षरता का मानक था, जो बच्चा है वो पढ़ना और बोलना जानता था, ना पढ़ लेता था, कुछ बोल लेता था, तो उसे साक्षर मान लिया जाता था 5 वर्ष की अवस्था, है ना। जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था बोलना है पढ़ रहा है तो वो साक्षर हो गया। 1971 तक था ये। लेकिन अब 1971 के बाद में क्या हुआ? 1971 से हो गया ये 7 वर्ष हो गया। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में जो साक्षरता का मानक है वो कितने वर्ष के बच्चे को मानक दिया गया है? वो 7 वर्ष की अवस्था जो पूर्ण कर लेता है, पढ़ना लिखना बोलना जान लेता है, वो साक्षर हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो साक्षर हो जाता है। ये बात है तो क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, अब दिक्कत अगर कोई भी अगर डाउट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप बता दिया करें। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जवाब दे सकते हैं, है ना। और थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है तो इस वजह से तो ज्यादा दिक्कत ना रहे, है ना। हम आपके लिए 2 दिन से वीडियो नहीं लेके आ रहे थे तो इस वजह से हम आपको लेके आए। ठीक है, तो आपकी ये बात है आप मोस्टली याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम बातें करें। देखिए यहाँ जो साक्षरता के मामले में हम अगर बातें करें
है ना। तो जो साक्षरता के मामले में जो आ जाता है नेक्स्ट हम बातें करें, हाँ साक्षरता होगी, इसके बाद में आगे आएगी आपकी साक्षरता के बारे में सबसे ज्यादा साक्षर जिला, सबसे ज्यादा साक्षर जिला, साक्षर राज्य, सॉरी साक्षर राज्य। तो सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है, आपको पता होगा केरल है ना। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, साक्षरता है 94% है ना। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कितने परसेंट आती है, इसमें 94%। सबसे ज्यादा जो साक्षरता आती है वो साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, 94% है। उसके बाद में मिजोरम आता है, मिजोरम है ना, मिजोरम, मिजोरम उसमें 91.3% साक्षरता है ना। सबसे ज्यादा की बात करें और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम, न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य की बात करें न्यूनतम में, है ना। तो न्यूनतम जो साक्षरता में आता है ना, न्यूनतम की बात करें तो अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे कम साक्षरता बिहार वाला राज्य आता है, बिहार है ना, बिहार, बिहार है ना। उसमें 61.8% साक्षर है, साक्षरता न्यूनतम है। तो वो 61.8% कहाँ है, कहाँ है, आपकी बिहार में है। और अरुणाचल प्रदेश इसके बाद आता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश जो आता है उसमें जो आती है साक्षरता है वो 65.3% आती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अगर पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है तो वो केरल है, सभी को पता है ना। मिजोरम दूसरे नंबर पर आता है। दो डाटा याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर नहीं पूछता तो सेकंड वाला पूछता, फर्स्ट नहीं पूछता तो सेकंड वाला। तो सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है वो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश। अगर यूटी की बात करें, है ना, यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो लक्षद्वीप है आपका, है ना। सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ना। वो कितना है, 91.3% है। कितना, लक्षद्वीप 91.3%, इतना याद रखेंगे। आपको मोस्टली आता है 91.3%। और दमनद्वीप है ना, दमनद्वीप, दमन, दमनद्वीप, दमनद्वीप का जो साक्षरता है वो 87.1% है। ये तो ज्यादा में हो गया है ना, ये वाला क्या है, ज्यादा में इसके साथ हो गया। और न्यूनतम की बात करें, है ना, लक्षद्वीप 91.3% है ना। और जो दमनद्वीप आता है वो 87। तो यहाँ यूटी की बातें कर लेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सबसे जो कम है, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जो आता है, न्यूनतम में है ना, यूटी में न्यूनतम पूछता है तो दादर नगर हवेली, एक ही याद रखेंगे, दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है। दादर नगर हवेली है वो उसका न्यूनतम साक्षरता है ना, न्यूनतम साक्षरता है उसकी। दादर नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता आती है दादर नगर हवेली की, ठीक है। तो वो कितनी आती है, 76.2%, कितनी है, 76.2%। तो इतनी बात याद रखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की बात है आप याद रखेंगे, ठीक है, मोस्टली। अब इसके बाद में हम बातें करें, देखिए साक्षरता के उसमें एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में जो महिला और पुरुष हैं उनका साक्षरता प्रतिशत में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य का है ना। साक्षरता, साक्षरता में जैसे हम पुरुष की बात करें है ना और महिला की बात करें, तो महिला और पुरुष में साक्षरता के मामले में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है। तो देखिए राज्य एक आता है राजस्थान, है ना। सबसे ज्यादा अंतर जो आता है राजस्थान में है ना। पुरुष जो आते हैं वो आते हैं 79%, है ना, कितने हैं 79%। और महिला है 52%, है ना, 52%, लगभग हैरान बता रहे हैं, ठीक है। तो लगभग कितना, 27%, 27% क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का अंतर है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, पूछा गया था कि जो कौन सा राज्य है भारत का उसमें महिला और पुरुष में साक्षरता का सबसे ज्यादा अंतर है, तो वो राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान के बाद में एक और पूछ लेता है तो कभी भी याद रखेंगे, वो झारखंड है ना। कौन सा है, झारखंड। अब नेक्स्ट वाला अगर पूछेगा क्वेश्चन तो वो झारखंड है। और झारखंड का जो आएगा वो जो झारखंड में जो परसेंट आएगा, परसेंट पूछेगा झारखंड का, वो कितना आएगा, वो 21.4%, ठीक है, 21.4%। ये बात याद रखें, 21.4% है, ठीक है। तो यहाँ जो अंतर वाली बात आती है वो याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन आएगा कि कौन सा राज्य है ना, वो कौन सा राज्य है जहाँ महिला और पुरुषों के बीच में ज्यादा अंतर, सबसे कम अंतर है,
है ना, जो साक्षरता के मामले में, है ना, साक्षरता के मामले में जो महिला है और पुरुष है, महिला और पुरुष में ज्यादा अंतर नहीं है, वो ऐसा कौन सा राज्य, आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमें, जल्दी से जवाब दीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में, या कौन सा ऐसा राज्य है जो महिला और पुरुष साक्षरता में ज्यादा अंतर नहीं है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो राज्य में अंतर नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सा, मेघालय, है ना, मेघालय राज्य है जहाँ महिला और पुरुषों की साक्षरता में केवल 3% का अंतर है। बस ये बात याद रखना है। क्या मेघालय जो राज्य है, उस मेघालय राज्य में, है ना, मेंस एंड वुमेन, पुरुष और महिला दोनों के बीच का जो गैप है वो केवल 3% है। और राजस्थान जो राज्य बताया था हमने, राजस्थान जो राज्य था उसमें जो गैप था वो 27% था। तो ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम है। बस इतना याद रखना है ना, इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम बातें करें, देखिए नेक्स्ट हम बातें करें लिंगानुपात की बातें करें। भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 प्रति 1000 महिलाएं, ठीक है। यहाँ क्या है, 1000 पुरुष हैं और सॉरी 943 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। तो ये जो लिंगानुपात है भारत का लिंगानुपात, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए यहाँ 1000 महिलाओं पर ये महिलाएं हैं और 943 क्या है, ये पुरुष है। तो इतना लिंगानुपात है। और राज्यों की बात अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा है आपका, केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल, है ना। वो कितना है, केरल में कितना है, 1084 पुरुषों पर, सॉरी 1084 महिलाएं हैं। यहाँ कितने, देखिए ऐसे आता है, यहाँ जो उल्टा है, यहाँ जैसे हम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, 1000, सॉरी उल्टा लिखे हो, यहाँ जो लिंगानुपात है वो कितना है, देखिए यहाँ जो पुरुषों की बात करते थे, ये पुरुषों पे 1084 क्या है, महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ लिंगानुपात क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ क्या है, लिंगानुपात ज्यादा है, 84 महिलाएं ज्यादा है। ये भी बातें याद रखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं, 1084, है ना, कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं, है ना, कितनी महिलाएं, 1084 महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं, 1000, तो 84 महिलाएं ज्यादा है। उसके बाद में आता है, राज्य आता है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु का रेशियो है 996 है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो यहाँ बात रखेंगे 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज्यादा की बातें करेंगे। और सबसे जो केंद्र शासित प्रदेशों में आता है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो पुदुचेरी जो आता है, यूटी की बात करें, यूटी, तो यूटी में पुदुचेरी, है ना, यूटी में एक पुदुचेरी आता है। तो पुदुचेरी की हम बातें कर लें तो जो पुदुचेरी का है 1037, ठीक है, 1037 महिलाएं हैं। पुदुचेरी में कितनी है, 1037 महिलाएं हैं। और लक्षद्वीप पे कितनी है, 947, लक्षद्वीप पे कितनी है, 947। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी है। वहाँ 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप में 947 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ये बातें आप मोस्टली याद रखेंगे, ये बातें मोस्टली याद रखेंगे। अब दूसरा आता है कि सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात, है ना, यहाँ न्यूनतम की बातें करते हैं, यहाँ सबसे बात ज्यादा होगी। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो बातें करेंगे न्यूनतम की, तो न्यूनतम में आता है आपका, देखिए यहाँ यूटी में बात करें तो दमन द्वीप, ठीक है, यूटी में दमन द्वीप आता है। यहाँ 533 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, कितनी है, यूटी में दमन द्वीप 533 महिलाएं, है ना, याद रखेंगे। और उसके बाद में 533 दमन द्वीप में कितनी है, 533 महिलाएं। उसके बाद में आता है आपका
अगर राज्यों की बात करें तो राज्य में कौन सा? हरियाणा। हरियाणा है ना, राज्य में कौन सा आपका? हरियाणा। उसमें है 879, है ना। महिलाएं 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका J&K, है ना, उसमें है आपका 889, है ना, प्लस 1000 महिलाओं पर। तो याद रखेंगे, दो आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो हरियाणा में सबसे कम है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है, और अधिकतम, तो अधिकतम है कहाँ? केरल में। न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में। बस याद रखेंगे, इतना ही याद रखेंगे। अधिकतम कहाँ? केरल। न्यूनतम कहाँ? हरियाणा, है ना। अधिकतम पुदुचेरी, न्यूनतम कहाँ? दमनदीप। बस इतनी बातें याद रखेंगे, इतनी बातें मोस्टली याद रखेंगे। अगर एक और पूछ लेता है उसमें कि शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से जिले, है ना, कभी कभी पूछ लेता है जिले, है ना, जिनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात वाले जिले, है ना। तो ये भी पूछ लेता है, शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो इसमें से शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले में बार बार पूछता है, शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले में कौन सा आता है? एक आता है माहे, माहे, है ना, ये पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का। कितने हैं? 1176 महिलाएं, है ना, कितनी? 1176 महिलाएं, ठीक है। और दूसरा पड़ता है एक अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है, ये उत्तराखंड का है। अल्मोड़ा किसका है? देखिए, यहाँ माहे और अल्मोड़ा ये दो जिले पड़ते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो दो जिले हैं। यहाँ 1139, ठीक है, महिला। तो दो बातें याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो माहे है। दूसरे नंबर पर ये यूटी का है ना। और राज्य की पूछेगा तो अल्मोड़ा उत्तराखंड का है, 1139, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड 1139, माहे 1176। यहाँ ये बातें याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक बातों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करें। नेक्स्ट हम बातें करें, देखिए यहाँ दूसरी बातें करें, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? वर्तमान में 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति? जैसे हम मान लेते हैं एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382, है ना। पहले ये जो थे वो 382 में हम अगर माइनस करें तो इनका जो अंतर था वो पहले था 335, है ना, 335 था। 2011 किसकी जनगणना थी? 2001 की जनगणना, है ना, 2001 की जनगणना में अभी जो प्रति व्यक्ति कितने बढ़े हैं? वो 57 बढ़े। ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व पहले 335 था, अब कितना हो गया? 382 हो गया है, ठीक है। तो ये बात है, याद रखेंगे, ठीक है। तो 57 बढ़ा है ना, 57 बढ़ के कितना हो गया है? आगे बढ़ गया है। तो ये बातें आप याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है। दूसरा अगर हम बातें करें, जैसे हम जनसंख्या सबसे ज्यादा घनत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वो बिहार का है, बिहार राज्य का है ना। वो कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है, 1106। और इसके बाद में दूसरा आता है आपका पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल आता है, उसका 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। दोनों बातों को याद रखेंगे, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे कम है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल
प्रदेश का, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। कितने? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 17 व्यक्ति, है ना, निवास करते हैं। कितने? केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। ये बातें आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो दिल्ली का है। ठीक है, वो किसका है? दिल्ली का। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में हम अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा है? दिल्ली का है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में दिल्ली। ठीक है। चलिए, एक पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, एसएससी जीडी में अभी क्वेश्चन आया था अभी, पूछा गया था कि भारत का भारत का कौन सा जिला, कौन सा जिला, है ना, सबसे ज्यादा साक्षर है, सबसे ज्यादा साक्षर है। तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिए। भारत का कौन सा जिला सबसे ज्यादा साक्षर है ना? तो सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो है सरचिप, सरचिप। ठीक है, और उसके बाद आता है अजावल, अजावल। ठीक है, ये दोनों कहाँ किसके हैं? मिजोरम के। ठीक है, और ये जो सरचिप है वो 98.1% है ना, क्या है? साक्षर है। ये भी याद रखेंगे, 98 साक्षर है। और दूसरा, सॉरी, 98.76, और ये 98.5 है ना परसेंट। इतने परसेंट साक्षर है, दोनों को याद रखेंगे कि भारत का कौन से जिले हैं? वो सरचिप और अजावल है। सबसे ज्यादा क्या है? साक्षर जिले हैं, सबसे ज्यादा साक्षर। और सबसे कम साक्षर की बात करें, है ना, अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, है ना, अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पे पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो साक्षरता है वो 37.22% है। ठीक है, कितनी? 37.22, 37.22% है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका दूसरा पड़ता है आपका, है ना, बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, जो बीजापुर है उसकी जो साक्षरता है, बीजापुर की जो साक्षरता है ना, वो कितनी है? 41.58। कितनी है? 41.58%। तो दोनों को याद, ये कहाँ? छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखिए, यहाँ अब पूछेगा सबसे ज्यादा साक्षर जिले की बात करें तो सरचिप और अजावल, सरचिप, अजावल। ठीक है, और अलीराजपुर, बीजापुर, दोनों को याद रखेंगे। एक आता है इसमें तो सरचिप 98.76 है, अजावल है दोनों किसके? मिजोरम के। अलीराजपुर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और बीजापुर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये साक्षरता के मामले में क्या है? अग्रेसिव है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, देखिए उसके बाद में हमारी जो बात आती है लिंगानुपात साक्षरता, है ना, उसके बाद आता है भारत में, भारत में जो एससी जनसंख्या है, एससी जनसंख्या, भारत में जो एससी जनसंख्या है वो कितने परसेंट है? 16.6%। मोस्टली पूछता है ना। भारत में जो एससी जनसंख्या है, अनुसूचित जाति, है ना, तो भारत में जो जनसंख्या है, एससी जनसंख्या, उसका जो परसेंट है वो कितना है? 16.6%। अगर ये पूछेगा कि परसेंट में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या, है ना, परसेंट में सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या वाला राज्य, है ना, वाला राज्य, तो वो कौन सा है? सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो सबसे ज्यादा पंजाब होगा, है ना, पंजाब। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। और अगर जनसंख्या वाला राज्य होगा, परसेंट की बात होगी, अगर जनसंख्या की बात होगी तो जनसंख्या कौन सा है? यूपी। आपको बताइए जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो अगर किसमें परसेंट में पूछता है
तो फिर पंजाब होगा। और वैसे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या एससी की वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। और अगर इसके बाद में जैसे पूछता है कि सबसे कम एससी जो जनसंख्या है ना, सबसे कम एससी जनसंख्या, है ना, जनसंख्या, तो सबसे एससी जनसंख्या सबसे कम है, वो कौन सा राज्य है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। उसमें जो जनसंख्या है वो 0.1% है, ठीक है। तो अगर ऐसे भी आएगा सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, वो कौन सा है? मिजोरम है। उसमें सबसे कम एससी जनसंख्या पाई जाती है ना, सबसे कम एससी जनसंख्या है, सबसे कम एससी जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम बातें करेंगे सबसे कम एससी जनसंख्या। दूसरा बातें करें कि जो ऐसी जनसंख्या है ना, इसका जो लिंगानुपात है ना, ऐसी जनसंख्या का लिंगानुपात, है ना, याद रखेंगे, ऐसी जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो 945 है, ठीक है। भारत का कितना है? 943 है, तो इससे क्या है? दो ज्यादा है, ठीक है। तो भारत का जो लिंगानुपात है उससे क्या है? कुछ ज्यादा है, 945 है, ठीक है। भारत का जो लिंगानुपात है उसकी अपेक्षा क्या है? ज्यादा, एससी लिंगानुपात है, ठीक है। और अगर एक और पूछता है कि एससी के जो एससी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? राज्य, तो राज्य की बात करेंगे तो जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा साक्षर है, लिंगानुपात है, वही राज्य होगा केरल। तो एससी कहाँ? केरल में, केरल राज्य है, इसमें क्या है? एससी का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा। एससी का क्या है? लिंगानुपात क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम अगर लिंगानुपात वाली बात होगी, देखिए यहाँ एससी की जो बातें कर रहे हैं 16.6% जनसंख्या है ना। एससी का जो लिंगानुपात की बातें करें, लिंगानुपात आता है वो 945 है, भारत का 943 है, उससे कहीं ज्यादा है ना। एससी एससी में कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है ना किसका? एससी का सबसे कम, सबसे कम, सबसे सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य वो कौन सा होगा? मिजोरम, क्योंकि वहां एससी नहीं है। और जब एससी नहीं है तो वहां लिंगानुपात वाला भी कैसा होगा? कहीं होगा। उसके कुछ राज्य और है उसमें एससी है ही नहीं है, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड की बात करें, कुछ ऐसे राज्य है जिनमें एससी की संख्या बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात ना करें। उसके बाद में आता है एसटी। भारत में एसटी जनसंख्या, है ना, एसटी जनसंख्या का परसेंट कितना है? 8.6%, है ना। भारत में जो एसटी जनसंख्या है उसका जो परसेंट है वो कितना है? 8.6%। भारत में एसटी जनसंख्या कितनी परसेंट है? कितनी है? 8.6% है। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, परसेंट की बात करें, परसेंट सबसे ज्यादा एसटी परसेंट वाला राज्य तो कौन सा है? मिजोरम ही है, मिजोरम, है ना। इसमें क्या परसेंट की बात कर रहे हैं? तो परसेंट में सबसे ज्यादा एसटी कहां पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिजोरम में। कितनी? 94.4%, 94.4% एसटी जनसंख्या यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या परसेंट पर। और अगर क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार की बात करें तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में पाई जाती है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, है ना। अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा कब पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और अगर उसके बाद में हम अगर बात करें, देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप यहाँ भी पाई जाती है जो एसटी की जनसंख्या है, लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप में जो एसटी जनसंख्या पाई जाती है वो लक्षद्वीप में भी काफी संख्या पाई जाती है, वहां 94.1%, ठीक है। तो ये भी लक्षद्वीप भी एसटी जनसंख्या वाला ही है। यहाँ भी काफी ज्यादा संख्या में क्या पाई जाती है? एसटी जनसंख्या पाई जाती है। और जैसे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ हम उसके बाद में जो एसटी जनसंख्या की बात करें तो जो एसटी जनसंख्या है
उसका जो परसेंट के आधार पर यहाँ ये होता है, तो परसेंट के आधार पर सबसे ज्यादा मिजोरम में है, और मिजोरम में है ना। और इसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के आधार की बात करें, तो यहाँ मध्य प्रदेश में और लक्षद्वीप में भी क्या है, काफी अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, एसटी जनसंख्या पाई जाती है। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एसटी की जनसंख्या पाई नहीं जाती, है ना? तो ये हरियाणा है। हरियाणा, है ना? हरियाणा, हरियाणा में एसटी नहीं पाई जाती, ठीक है। एसटी जनसंख्या है हरियाणा में, बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो यहाँ तक ये बात है, मोस्टली याद रखेंगे। इसके बाद में जैसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ तक इतने बात याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी है इसमें आप देखिए, और उसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा से हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए और उससे देखिए। उसके बाद में हम करते हैं, और नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, अच्छी सी और वीडियो लेके आएंगे, कुछ और प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद साथियों।